नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वैष्णवी। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा मुफ्त का यश। उन दिनों संयोग से हाकिम जिला एक रसिक सज्जन थे। इतिहास और पुराने सिक्कों की खोज में उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। ईश्वर जाने दफ्तर के सूखे कामों से उन्हें ऐतिहासिक छानबीन के लिए कैसे समय मिल जाता था। वहाँ तो जब किसी अफसर से पूछिए तो वो यही कहता है कि मारे काम की मरा जाता हूँ, सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। शायद शिकार और सैर भी उनके काम में शामिल है। उन सज्जन की कीर्तियाँ मैंने देखी थी और मन में उनका आदर करता था, लेकिन उनकी अफसरी किसी प्रकार की घनिष्ठता में बाधक थी। मुझे संकोच था कि अगर मेरी ओर से पहल हुई तो लोग यही कहेंगे कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, और मैं किसी दशा में यह इल्ज़ाम अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। मैं तो हुक्म की दावतों और सार्वजनिक उत्सवों में न्योता देने का भी विरोधी हूँ, और जब कभी सुनता हूँ कि किसी अफसर को किसी आम जलसे का सभापति बनाया गया, या कोई स्कूल, औषधालय या विधवाश्रम किसी गवर्नर के नाम से खोला गया, तो अपने देश बंधुओं की दास मनोवृत्ति पर घंटों अफसोस करता हूँ। मगर जब एक दिन हाकिम जिला ने खुद मेरे नाम का एक रुक्का भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बंगले पर आने का कष्ट स्वीकार करेंगे, तो मैं बड़े दुविधा में पड़ गया। क्या जवाब दूं? अपने एक मित्रों से सलाह ली। उन्होंने कहा, साफ साफ लिख दीजिए, मुझे फुर्सत नहीं। वो हाकिम जिला होंगे तो अपने घर के होंगे। कोई सरकारी व जाब्ते का काम होता तो आपका जाना अनिवार्य था, लेकिन निजी मुलाकात के लिए जाना आपकी शान के खिलाफ है। आखिर वह खुद आपके मकान पर क्यों नहीं आए? इससे क्या उनकी शान में बट्टा लग जाता? इसीलिए तो खुद नहीं आए कि वो हाकिम जिला है। इन अहकक हिंदुस्तानियों को कब समझ में आएगी कि दफ्तर के बाहर वे भी वैसे ही साधारण मनुष्य हैं जैसे हम और आप। शायद ये लोग अपनी घरवालियों से भी अफसरी जताते होंगे। अपना पद उन्हें कभी नहीं भूलता। एक मित्र ने, जो लतीफ़ों के चलते फिरते तिजोरी हैं, हिंदुस्तानी अफसरों के विषय में बड़ी कई मनोरंजक घटनाएं सुनाई। एक अफसर साहब ससुराल गए। शायद स्त्री को विदा कराना था। जैसा आम रिवाज है, ससुर जी ने पहले ही वादे पर लड़की को विदा करना उचित समझा। कहने लगे, बेटा इतने दिनों के बाद आई है, अभी कैसे विदा कर दूं? भला 6 महीने तो कम से कम रहने दे। उधर धर्म पत्नी जी ने भी नाइन से संदेश कहला भेजा, अभी मैं नहीं जाना चाहती। आखिर माता पिता से भी तो मेरा कोई नाता है, कुछ तुम्हारे हाथ बिक थोड़े गई हूँ। दामाद साहब अफसर थे, जामे से बाहर आ गए। तुरंत घोड़े पर बैठे और सदर की राह ली। दूसरे ही दिन ससुर जी पर सम्मन जारी कर दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी तुरंत लड़की को साथ लेकर दामाद की सेवा में जा पहुंचा। तब जाके उनकी जान बची। ये लोग ऐसे मिथ्याभिमानी होते हैं, और फिर तुम्हें हाकिम जिला से लेना ही क्या? अगर तुम कोई विद्रोहात्मक गल्प या लेख लिखोगे तो फौरन गिरफ्तार कर लिए जाओगे। हाकिम जिला जरा भी मुरव्वत न करेंगे। ये कह देंगे, गवर्नमेंट का हुक्म है, मैं क्या करूं? अपने लड़के के लिए कानून गोई या नायब तहसीलदारी की लालसा तुम्हें है नहीं, व्यर्थ क्यों दौड़े जाओगे? लेकिन मुझे मित्रों की यह सलाह पसंद न आई। एक भला आदमी जब निमंत्रण देता है तो केवल इसीलिए अस्वीकार कर देना कि हाकिम जिला ने भेजा है, मुटमर्दी है। बेशक हाकिम साहब मेरे घर आ जाते तो उनकी शान कम ना होती। उदार हृदय वाला आदमी बेतकल्लुफ चला आता, लेकिन भाई जिले की अफसरी बड़ी चीज़ है, और एक उपन्यासकार की हस्ती ही क्या है। इंग्लैंड और अमेरिका में गल्प लेखकों और उपन्यासकारों की मेज पर निमंत्रित होने में प्रधानमंत्री भी अपना गौरव समझेगा। हाकिम जिला की तो गिनती ही क्या है। लेकिन ये भारतवर्ष है, जहाँ हर एक रईस के दरबार में कवि सम्राटों का जत्था रईस के कीर्तिमान के लिए जमा रहता था, और आज भी ताजपोशी में हमारे लेखक वृंद बिना बुलाए राजाओं की खिदमत में हाजिर होते हैं।
कशीदे पेश करते हैं और इनाम के लिए हाथ पसारते हैं। तुम ऐसे कहाँ के बड़े वह हो कि हाकिम जिला तुम्हारे घर चला आए? जब तुम में इतनी अकड़ और तनुक मजाजी है तो वो तो जिले का बादशाह है। अगर उसे कुछ अभिमान भी हो तो उचित है। इसे उसकी कमजोरी कहो, बेहुदगी कहो, मूर्खता कहो, उजड्डता कहो, फिर भी उचित है। देवता होना गर्व की बात है, लेकिन मनुष्य होना भी अपराध नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर को धन्यवाद दो कि हाकिम जिला तुम्हारे घर पर नहीं आए, वरना तुम्हारी कितनी भद होती। उनके आदर सत्कार का सामान तुम्हारे पास है, गद की कुर्सी भी नहीं है। उन्हें क्या 3 टांगों वाले सिंहासन पर बैठाते या मटमैले जाजिम पर? 3 पैसे की 24 बीड़ियां पीकर दिल खुश कर लेते हो। है सामर्थ्य रुपए की 2 सिगरेट लाने के लिए? तुम तो इतना भी नहीं जानते कि वह सिगार मिलता कहाँ है, उसका नाम क्या है। अपना भाग्य सराहो कि अफसर साहब तुम्हारे घर नहीं आए और तुम्हें बुला लिया। 4-5 रुपए बिगड़ भी जाते और लज्जित भी होना पड़ता। और कहीं तुम्हारे परम दुर्भाग्य और पापों के दंड स्वरूप उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ होती, तब तो तुम्हें धरती में समा जाने के सिवा कोई दूसरा ठिकाना न था। तुम या तुम्हारी धर्मपत्नी उस महिला का सत्कार कर सकती थी? तुम्हारी तो घिघी बन जाती साहब, बदहवास हो जाते। वह तुम्हारे दीवान खाने तक ही न रहती जिसे तुमने गरीबमाऊ ढंग से सजा रखा है। वहां तुम्हारी गरीबी अवश्य है, पर फूहड़पन नहीं। अंदर तो पग पग पर फूहड़पन के दृश्य नजर आते। तुम अपने में फटे पुराने पहनकर और अपनी विपन्नता में मगन रहकर जिंदगी बसर कर सकते हो, लेकिन कोई भी आत्माभिमानी आदमी ये पसंद नहीं कर सकता कि उसकी दुरावस्था दूसरों के लिए विनोद की वस्तु बने। इन लेडी साहिबा के सामने तो तुम्हारी जबान बंद हो जाती है। चुनांचे मैंने हाकिम जिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और यद्यपि उनके स्वभाव में कुछ अनावश्यक अफसरी की शान थी, लेकिन उनके स्नेह और उदारता ने उसे यथासाध्य प्रकट न होने दिया। कम से कम उन्होंने मुझे शिकायत का कोई मौका न दिया। अफसराना प्रकृति को तब्दील करना उनकी शक्ति के बाहर था। मुझे इस प्रसंग को कोई महत्व देने की बात भी न थी। महत्व न दिया। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया, कुछ गपशप किया और लौट आया। किसी से इसका जिक्र करने की जरूरत थी क्या? मानो भाजी खरीदने बाजार गया था, लेकिन टोहियों ने जाने कैसे टोह लगा दिया। विशेष समुदायों में यह चर्चा होने लगी कि हाकिम जिला से मेरी बड़ी गहरी मित्री है और वो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। अतिशयोक्ति ने मेरा सम्मान और भी बढ़ा दिया। यहाँ तक मशहूर हुआ कि वह मुझसे सलाह लिए बगैर कोई फैसला या रिपोर्ट नहीं लिखते। कोई भी समझदार आदमी इस ख्याति से लाभ उठा सकता था। स्वार्थ में आदमी बावला हो जाता है, तिनके का सहारा ढूंढता फिरता है। ऐसों को विश्वास दिलाना कुछ मुश्किल न था कि मेरे द्वारा उनका काम निकल सकता है, लेकिन मैं ऐसी बातों से घृणा करता हूँ। सैकड़ों व्यक्ति अपनी कथाएं लेकर मेरे पास आए। किसी के साथ पुलिस ने बेचा ज्यादती की, कोई इनकम टैक्स वालों की सख्तियों से दुखी था, किसी को ये शिकायत थी कि दफ्तर में उसकी हक तलफी हो रही है और उसके पीछे के आदमियों को दनादन तरक्कियां मिल रही। उसका नंबर आता है तो कोई परवाह नहीं करता। इस तरह का कोई न कोई प्रसंग नित्य ही मेरे पास आने लगा, लेकिन मेरे पास उन सबके लिए एक ही जवाब था कि मुझसे कोई मतलब नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक सहपाठी मित्र आ टपके। हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ते थे। कोई 45 साल की पुरानी बात है। मेरी उम्र 19 साल से अधिक न थी। वो भी लगभग इसी उम्र के रहे होंगे, लेकिन मुझसे कहीं बलवान और हष्ट पुष्ट। मैं जहीन था, वह नीरे कौदन। मौलवी साहब उनसे हार गए थे और उन्हें सबक पढ़ाने का भार मुझ पर डाल दिया गया था। अपने से दुगने व्यक्ति को पढ़ाना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता हूँ और खूब मन लगाकर पढ़ाता। फल ये हुआ कि मौलवी साहब की छड़ी जहाँ असफल रही, वहाँ मेरा प्रेम सफल हो गया। बलदेव चल निकला, खालिक बारी जा पहुँचा, मगर इस बीच में मौलवी साहब का स्वर्गवास हो गया और वो शाखा टूट गई। उनके छात्र भी इधर उधर हो गए। तब से बलदेव को केवल मैंने 2-3 बार रास्ते में देखा।
मैं अब भी वही सीखिया पहलवान हूँ और वो अब भी भीम का है। राम राम हुई, क्षेम कुशल पूछा गया और अपनी अपनी राह चल गए। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आओ भाई बलदेव, मजे तो हो। कैसे याद किया, क्या करते हो आजकल? बलदेव ने व्यथित कंठ से कहा, जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं भाई, और तुम क्या? तुमसे मिलने की तो बहुत दिनों से इच्छा थी। याद करो वह मकतब वाली बात जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे। तुम्हारी बदौलत 4 अक्षर पढ़ गया और अपनी जिम्मेदारी का काम संभाल लेता हूँ, नहीं तो मूर्ख ही बना रहता। तुम मेरे गुरु हो भाई, सच कहता हूँ। मुझ जैसे गधों को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। न जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ। तुम जो पढ़ाते थे वो बिना याद किए ही याद हो जाता था। तुम तब भी बड़े ज़हीन थे। ये कहकर उन्होंने मुझे सगर्व नेत्रों से देखा। मैं बचपन के साथियों को देखकर फूल उठता हूँ। सजल नेत्र होकर बोला, मैं तो तुम्हें जब देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौड़कर तुम्हारे गले लिपट जाऊं। 45 वर्ष का युग मानो बिल्कुल गायब हो गया है। वो मकतब आंखों के सामने फिटने लगता है और बचपन सारी मनोहरताओं के साथ ताजा हो जाता है। बलदेव ने भी द्रवित कंठ से उत्तर दिया, मैंने तो भाई तुम्हें सदैव अपना इष्ट देव समझा है। जब तुम्हें देखता हूँ तो छाती गज भर की हो जाती है कि वो मेरा बचपन का संगी जा रहा है जो समय आ पड़ने पर कभी दगा नहीं देगा। तुम्हारी बड़ाई सुन सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता हूँ। लेकिन ये बताओ, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? कुछ खाते पीते नहीं? क्यों सूखते जा रहे हो? घी न मिलता हो तो 2-4 कनस्तर भिजवा दूं? अब तुम भी बूढ़े हो गए हो, खूब डट कर खाया करो। अब तो देह में जो कुछ तेज और बल है वो केवल भोजन के अधीन है। मैं तो अब भी सेर भर दूध और पाव भर घी उड़ाया जाता हूँ। इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ। जिंदगी भर बाल बच्चों के लिए मर मिटे। अब कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर आज कंधा डाल दूं तो कोई एक लोटे पानी को भी न पूछे। इसीलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज्यादा काम करता हूँ। घर पर अपना रोब बना हुआ है। वही जो तुम्हारा जेठा लड़का है, उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया। जवानी के मद में किसी को कुछ समझता ही नहीं है भी अच्छा खासा पहलवान। दरोगा जी ने एक बार कुछ कहा, तभी से कुछ बात हो गई। तब से घात में लगे हुए थे। इधर गांव में एक डाका पड़ गया। दरोगा जी ने तहकीकात में उसे भी फांस लिया। आज 1 सप्ताह से हिरासत में है। मुकदमा मोहम्मद खलील डिप्टी के इजलास में है और मोहम्मद खलील और दरोगा जी से दांत काटी रोटी है। अवश्य सजा हो जाएगी। अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है, और कोई तो आशा नहीं दिख रही है। सजा तो जो होगी वो होगी ही, इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। तुम जाकर हाकिम जिला से इतना कह दो कि मुकदमा झूठा है, आप खुद चलकर तहकीकात कर लें। बस देखो भाई, बचपन के साथी हो, नहीं न करना। जानता हूँ तुम इन मुआवलों में नहीं पढ़ते और तुम्हारे जैसे आदमी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम प्रजा की लड़ाई लड़ने वाले जीव हो। तुम्हें सरकार के आदमियों से मेल जोल बढ़ाना उचित नहीं तो जनता की नज़रों से गिर जाओगे। लेकिन ये तो घर का मुआवला है। इतना समझ लो कि मुआवला बिल्कुल झूठ ना होता तो मैं कभी तुम्हारे पास ना आता। लड़के की माँ रो रो कर जान दिए डालती है। बहू ने दाना पानी छोड़ रखा है। 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मैं तो थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, लेकिन दोनों सास बहू तो निराहार पड़ी हुई है। अगर बच्चा को सजा हो गई तो दोनों मर जाएंगे। मैंने यही कहकर उन्हें ढांढस दिया कि जब तक हमारा छोटा भाई सलामत है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी एक पुस्तक पढ़ी है, वह तो तुम्हें देवतुल्य समझती है, और जब कोई बात होती है तो तुम्हारी नज़ीर देकर मुझे लज्जित करती है। मैं भी साफ साफ कह देता हूँ कि मैं उस छोकरे की सी बुद्धि कहाँ से लाऊं। तुम्हें उसकी नज़रों से गिराने के लिए तुम्हें छोकरा मरियल सभी कुछ कहता हूँ, पर तुम्हारे सामने मेरा रंग नहीं जमता। मैं बड़े संकट में पड़ गया। मेरी ओर से जितनी आपत्तियां हो सकती थी उन सब का जवाब बलदेव सिंह ने पहले से ही दे दिया था। इनको फिर दोहारना व्यर्थ था। इसके सिवा कोई जवाब न सूझा कि मैं जाकर साहब से कहूँगा,
हाँ, इतना मैंने अपनी तरफ से और बढ़ा दिया कि मुझे आशा नहीं कि मेरे कहने का विशेष ख्याल किया जाए, क्योंकि सरकारी मुआवलों में हुक्काम हमेशा अपने मातहतों के पक्ष में लिया करते हैं। बलदेव सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, इसकी चिंता नहीं, तकदीर में जो लिखा है वो तो होगा ही, बस तुम जाकर कह बैठो। अच्छी बात है। तो कल जाओगे? हाँ, अवश्य जाऊंगा। ये ज़रूर कहना कि आप चलकर तहकीकात कर लें। हाँ, ज़रूर कहूँगा। और हाँ, ये भी कह देना कि बलदेव सिंह मेरा भाई है। झूठ बोलने के लिए मुझे मजबूर न करो। तुम मेरे भाई नहीं हो, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। अच्छा ठीक है, कह दूंगा। बलदेव सिंह को विदा करके मैंने अपना खेल समाप्त किया और आराम से भोजन करके लेट गया। मैंने उससे गला छुड़ाने के लिए झूठा वादा कर दिया। मेरा इरादा हाकिम जिला से कुछ कहने का नहीं था। मैंने पेशबंदी के तौर पर पहले ही जता दिया था कि हुक्काम आम तौर पर पुलिस के मुआवलों में दखल नहीं देते। इसीलिए सजा भी हो गई तो मुझे कहने की काफ़ी गुंजाइश थी कि साहब ने मेरी बात स्वीकार नहीं की। कई दिन गुजर गए, मैं इस वाक़ये को बिल्कुल भूल गया था। सहसा एक दिन बलदेव सिंह अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। बेटे ने मेरे चरणों पर सिर रख दिया और अदब से एक किनारे खड़ा हो गया। बलदेव सिंह बोले, बिल्कुल बरी हो गया हो भैया। साहब ने दरोगा को बुलाकर खूब डांटा कि तुम भले आदमियों को सताते और बदनाम करते हो, अगर फिर ऐसा झूठा मुकदमा लाए तो बर्खास्त कर दी जाओगे। दरोगा जी बहुत झेपे। मैंने उन्हें झुककर सलाम किया। बचा पर घड़ों पानी पड़ गया। ये तुम्हारी सिफारिश का चमत्कार है भाईजान। अगर तुमने मदद न की होती तो हम तो तबाह हो गए होते। ये समझ लो कि तुमने 4 प्राणियों की जान बचा ली। मैं तुम्हारे पास बहुत डरते डरते आया था। लोगों ने कहा था कि उनके पास नाहक जाते हो, वो बड़ा बेमुरव्वत आदमी है, उसकी जात से किसी का उपकार नहीं हो सकता। आदमी वो है जो दूसरों का हित करे, वो क्या किसी का हित करेगा। मेरे दिल में मेरा राम बैठा कह रहा था कि तुम चाहे कितने ही रूखे बेलाम हो, मगर तुम मेरे पर दया अवश्य करोगे। ये कहकर बलदेव सिंह ने अपने बेटे को इशारा किया। वो बाहर गया और एक बड़ा सा गट्ठर लाया। इसमें भांति भांति के देहाती सौगातें बंधी थी। हालांकि मैं बराबर कहे जाता था, तुम ये चीज़ें नाहक लाए हो, इनकी क्या ज़रूरत थी, कितने गंवार हो, आखिर तो ठहरे देहाती। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो साहब के पास गया भी नहीं, लेकिन कौन सुनता है। खोया, दही, मटर की फलियाँ, अमावट, ताज़ा गुड़ और जाने क्या क्या। मैंने कहने को तो एक तरफ से कह दिया था कि मैं साहब के पास गया ही नहीं, जो कुछ हुआ खुद हुआ, मेरा कोई एहसान नहीं है। लेकिन उसका मतलबा निकल गया था। मैं केवल नम्रता से और सौगातों को लौटा देने का कोई बहाना ढूंढने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। मुझे इतनी हिम्मत न हुई कि मैं इस बात का विश्वास दिलाता। इसका जो अर्थ निकला गया वही मैं चाहता था। मुफ्त का एहसान छोड़ने का जी न चाहता था। अंत में जब मैंने जोर देकर कहा कि किसी से इस बात का जिक्र न करना, नहीं तो मेरे पास फरियादों का मेला लग जाएगा, तो मानो मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने सिफारिश की और ज़ोरों से की है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।